अत्याचारी बहू। रामलाल जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ जैसा लगने लगा। आज सुबह से ही रामलाल जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा आकाश भी जल्दी ऑफिस चला गया था। रामलाल जी ने अपनी बहू को कहा, बहू, जरा आकाश को फोन लगाकर घर बुला ले। मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। रामलाल जी के इतना कहने की देर थी कि बहू अनीता तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। इतनी बार कहा है, जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज नहीं करते। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर रामलाल जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी कमला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए रामलाल जी ने अपनी पोती रिया को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। रिया ने ही दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही अनीता ने गिलास टूटने की आवाज सुनी, वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ही न थी। अनीता ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि अनीता ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है। जाइए पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए अनीता ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए रामलाल जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन रामलाल जी के मुंह में एक रोटी का निवाला तक न गया। शाम को जब उनका बेटा आकाश घर पर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रामलाल जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो आकाश बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही रामलाल जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू अनीता उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। रामलाल जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप। आकाश ने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं जो कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था। मैंने अनीता को दे दी थी। अनीता, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी। आकाश ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। अनीता दौड़ कर आई और बोली, जी मैं वो काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह आकाश उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। आकाश ने कहा, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप। तो बाबूजी बोले, अरे बेटा, दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर आकाश चुप हो गया। जब आकाश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो अनीता बाबूजी से बोली, अच्छा, तो दवाइयां ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे।
दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर रामलाल जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू, 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए। भूख के मारे जान निकली जा रही है। खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए रामलाल जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए रामलाल जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर अनीता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। रामलाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 7 महीने हो चुके थे और इन 7 महीनों में वही जानते हैं कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह से ली है। खैर, 2 दिन के भूखे थे तो रामलाल जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह रामलाल जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, देखना यह मेरा चश्मा टूट गया है। शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए आकाश ने अनीता को आवाज लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। अनीता ने आकाश के सामने आज्ञाकारी बीबी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन आकाश के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने आकाश से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। रामलाल जी डरते डरते बोले, अच्छा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हूँ और सारा काम करते हूँ, जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रहते हैं और रोटियां तोड़ते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अगर रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। रामलाल जी की पोती रिया अपनी माँ के मुंह से रोज रोज यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलते हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। यह सुनते ही अनीता ने रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें यह बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास भी बैठी तो। बहू की बातें सुनकर रामलाल जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया था। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से रामलाल जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वे अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप कर जाते थे कि वे अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। रामलाल जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं? इन सब बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब आकाश अपने ऑफिस चला गया और रिया अपने स्कूल चली गई, तो अनीता भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करके रामलाल जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। अनीता जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे, आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं। ज्यादा मनमानी करने लगे हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। प्रिया भी घर पर आ गई और आकाश के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन रामलाल जी का कोई अता पता नहीं था। और उधर अनीता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि आकाश तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। आकाश के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी? यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोच कर अनीता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो आकाश ने उसे ही दी थी।
आकाश अनीता पर पूरा विश्वास करता था और अनीता भी आकाश के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी, लेकिन उसे अनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब आकाश ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के न मिलने पर अनीता से उनके बारे में पूछा। अनीता कांपते हुए बोली, वो आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहीं चले गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वो किटी पार्टी में गई थी। आकाश गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी। अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए आकाश बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। आकाश ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने अनीता की सारी पोल खोल दी कि कैसे अनीता बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उससे न दी जाती थी। यह सुनकर आकाश पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वो पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते बीच में रुक जाते थे। शायद अनीता के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल ना पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने अनीता पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया करता था और अपने बाबूजी की भावनाओं को न समझ सका। कहते हुए आकाश बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वह स्टेशन पर ही मिलेंगे। आकाश दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं ना दिखे। वह थक हार कर प्लेटफार्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी भी वहीं पर बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं। उन्हें रोता देखकर आकाश को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्म स्वाभिमान के साथ रहा करते थे, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। आकाश भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर रामलाल जी भी अपने आप को संभाल न पाए और अपने दिल का गुब्बार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि अनीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, आप पर कितना अत्याचार किया है, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे? यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अनीता ने आपको जो घाव दिए हैं, उस एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। आकाश अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो रामलाल जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आकाश किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस लेकर आया। घर आते ही अनीता को देखकर आकाश का खून खौल गया। आकाश ने अनीता से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उससे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज ये नजारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर आकाश को नहीं रोका। आकाश का गुस्सा देखकर अनीता के होश उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह आज अनीता को नहीं छोड़ने वाला, यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझसे वापस लूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। आकाश ने अनीता के मायके में फोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी रिया मेरे साथ ही रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। आकाश ने जो किया वह देखकर अनीता हक्की बक्की रह गई। रामलाल जी बोले, बेटा, गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी।
मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह अनीता होगी। मुझे अपने पिता की जरूरत है, उसे अपने ससुर की जरूरत नहीं है। इसीलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर आकाश ने अनीता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। अनीता जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज अनीता उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। रामलाल जी बहू से बोले, बहू, आकाश मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। देख निर्लज्ज, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन अनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। चाय रखकर अनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को आकाश जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी, कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।